नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 की चर्चा करेंगे एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सो आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है, कितना ज्यादा पार्ट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है, पहले हिंदी में इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके बाद से इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन होते हैं। टेस्ट बुकलेट सीरीज 1 है, ए है। 150 मार्क्स के टोटल को मार्क्स है इसमें, 120 क्वेश्चन, 120 आवर्स है एंड यस देयर इज प्रोविजन फॉर नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41, Which one of the following statements is correct about the 0R in the Rajya Sabha? 0R नाम तो सुने होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड है एंड ये पार्लियामेंट्री बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड भी है। कॉमन क्वेश्चन है। सो इनमें से 0R के बारे में क्या मेंशन किया हुआ है? इट इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। इट इज द फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग। इट इज द last hour of the sitting. It is an informal opportunity for raising matters of urgent public importance. So इनमें से कोई एक सत्य, which one of the following statement is correct? इनमें से चार में से कोई एक सत्य है, ऐसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। आपको क्या लगता है 0R के बारे में प्रोसीजर बुक में कहीं मेंशन नहीं हुआ है? 0R जो होता है वो फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग होता है। 0R जो होता है वो लास्ट आवर ऑफ द सिटिंग होता है। 0R जो होता है इनफॉर्मल अपॉर्चुनिटी है। जो यूपीएससी ने आंसर दिया है, हम आंसर क्या है उस पर आएंगे। जो यूपीएससी ने इसको आंसर दिया है वो दो आंसर दिया है। इट इज द फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग एंड इट इज एन informal opportunity for raising matters of urgent public importance। हमारे समझ से ये लास्ट वाला सही है, लेकिन यूपीएससी ने बी और डी दोनों दिया है। आप चेक कर लीजिएगा क्या है उसका। तो जब दोनों आंसर दे देगा तो इसका मतलब कि अगर किसी ने बी किया है उसका भी सत्य होगा, किसी ने डी किया है उसका भी सत्य होगा, और जिसने ए और सी किया होगा उसका सत्य नहीं होगा। यही चीजें होंगी। 0R is the time when members of parliament, that is MPs, can raise issue of urgent public importance। आपने देखा था ना, आप ये देखिए, रेजिंग मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है ना। सो 0R is the time for raising issue of urgent public importance। For raising matters during 0R's, MP must give the notice before 10 AM to the speaker, chairman of the sitting। The notice must state the subject they wish to raise in the house। However, speaker, Lok Sabha, chairman, Rajya Sabha may allow or decline a member to raise a matter of importance। It's a matter to know the various parliamentary devices for an understanding of Indian polity and its functioning, which is part of the UPSC syllabus, right? So in this article, the term 0R in parliament is discussed and explained for the IAS aspirants also। 0R is not mentioned in the rules of procedure, ऐसा लिख रहा है। 0R is not mentioned in the rules of procedure, thus it is an informal device available to MPs to raise matters without any notice 10 days in advance। This is because generally the matters are of public importance and such matters cannot wait for 10 days। सो 10 बजे से पहले जो दे देते हैं उनकी सुनवाई उसी दिन हो जाती है। ये जो 0R का जो इशू है ये इनफॉर्मल डिवाइस है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंडर नहीं आता है एंड इसमें दिस इज प्रोवाइडेड टू रेज इशू ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस।
क्या ये फर्स्ट आवर है? आंसर में तो ऐसे ही दिया हुआ था। क्वेश्चन आवर फर्स्ट आवर होता है। क्वेश्चन आवर वह 11 o'clock से शुरू होता है, फर्स्ट आवर होता है। ये जो 0 आवर है, 0 आवर स्टार्ट्स एट 12 noon इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर। तो ये फर्स्ट आवर तो हो नहीं सकता। सो 0 आवर स्टार्ट्स एट 12 noon immediately following the question hours. What is the duration of 0 hour in the Lok Sabha? 30 minutes. नॉर्मली 0 आवर के लिए 30 मिनट फिक्स किया गया है। ए मेंबर गेट्स 3 मिनट्स टू रेज एन इशू इन 0 आवर। 3 मिनट का टाइम मिलता है आपको अपनी बातें 0 आवर में कहने के लिए। हु इंट्रोड्यूस्ड 0 आवर? द 0 आवर इज एन इंडियन इनोवेशन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। ये ब्रिटिश का इनोवेशन नहीं है, Indian innovation in parliamentary proceedings. The 9th Speaker Ravi Roy regulated this practice. रवि रॉय एक स्पीकर थे, उन्होंने इस प्रैक्टिस को रेगुलेट किया है। What is the difference between question hour and 0 hour? क्वेश्चन और 0 आवर में डिफरेंस है क्या? पहला तो टाइमिंग का ही डिफरेंस है। क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर ऑफ द लोकसभा सेशन wherein members question the government. क्या है? क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर ऑफ द लोकसभा सेशन वेयर मेंबर्स क्वेश्चन द गवर्नमेंट। 0 आवर इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, राइट? तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो यहां पर यूपीएससी ने जो ये बी को भी करेक्ट किया है, ये इनकरेक्ट है। ये फर्स्ट आवर ऑफ मीटिंग नहीं है, सिटिंग नहीं है। फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग क्वेश्चन आवर होता है। सो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया है ये चैलेंजेबल बनता है। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये क्वेश्चन चैलेंजेबल है। लास्ट आवर बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट आवर भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, रूल प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। डी इज द ओनली आंसर। इस क्वेश्चन का डी इज द ओनली आंसर। यूपीएससी ने बी और डी दोनों दिया है, आप थोड़ा आंसर की में देख लीजिएगा, राइट? Question number 42. Which one of the following constitutional amendment introduced anti-defection law in India? एंटी डिफेक्शन के बारे में भी राजीव गांधी सरकार ही लेकर के आई थी बिल, और उसके अमेंडमेंट को हमने इससे पहले वाले चैप्टर में किसी न किसी सेशन में हमने डिस्कस भी किया है। 42nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट। तो आपको अगर ध्यान हो, 42nd अमेंडमेंट जो है इट्स कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आधे कॉन्स्टिट्यूशन को ही उलट पुलट दिया था, अमेंडमेंट कर दिया था। बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर टर्मिनोलॉजी भी 42nd अमेंडमेंट से डाला गया। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है, वो भी 42nd अमेंडमेंट से हुआ। सो 42nd अमेंडमेंट में बहुत से चेंजेस किए गए थे। कम से कम वो इंदिरा गांधी जी के टाइम का है, इसलिए वो नहीं हो सकता। 73rd अमेंडमेंट जो है ये पंचायती राज से रिलेटेड है। 91st अमेंडमेंट जो है बहुत बाद में आ जाता है। तो 52nd अमेंडमेंट इज द करेक्ट। 52nd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। याद कैसे करेंगे? पॉलिटिशियन के बारे में है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो पॉलिटिशियन के बारे में है। तो जो पॉलिटिशियन के बारे में है, तो इंडिया में पॉलिटिशियन कितने साल के लिए इलेक्ट होकर के आते हैं? 5 years के लिए। इंडिया में पॉलिटिशियन सिर्फ 5 year के लिए इलेक्ट होकर के आते हैं। तो अगर 5 याद रहेगा तो उसके बाद से 2 याद रहेगा, तो 52 याद हो सकता है। 52 याद हो सकता है। 52 याद हो गया क्या? 52 को 5 और 2 जो 2 डिजिट है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10,
10th शेड्यूल में ये मेंशन किया हुआ है। एंटी डिफेक्शन लॉ को जो प्रोविजन है वो 10th शेड्यूल में डाले गए हैं। सो 10th शेड्यूल भी आपको उसी से लर्न हो जाएगा, अमेंडमेंट एक्ट भी उसी से लर्न हो जाएगा। 52nd अमेंडमेंट एक्ट है, 10th शेड्यूल में लाया गया है, राजीव गांधी जी की सरकार के द्वारा लाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आकर के कुछ अमेंडमेंट हुए थे, राइट। The practice of legislatures from changing political parties during their term continues unabated in Indian legislature despite the 10th schedule having been inserted into the constitution in 1985. 1985 में ही राजीव गांधी की सरकार इसको लेकर के आई थी। 1984 में इंदिरा जी का एसेसिनेशन हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को, और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी जी की सरकार बनाई और सिंपैथी की लहर थी, इसलिए कांग्रेस ने सोचा इसको इलेक्शन भी करा लिया जाए, तो इलेक्शन भी करा लिया गया और प्रचंड बहुमत के साथ राजीव गांधी जी की सरकार बनी। तो राजीव गांधी जी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनी, तो उन्होंने जो इससे पहले वाले लैकुना दिख रहे थे उसको करेक्ट करने का उन्होंने सही में समय देखा। तो 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आए 52nd अमेंडमेंट के द्वारा 10th शेड्यूल में डाल करके, कॉमनली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। इट वाज मेंट टू अरेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ लेजिस्लेचर्स फ्रॉम चेंजिंग पॉलिटिकल एफिलिएशंस ड्यूरिंग देयर टर्म इन ऑफिस। तो मुख्य मुद्दा ये था कि जो पॉलिटिशियन थे वो अपने किसी स्वार्थ सिद्धि हेतु जिस पार्टी से वो कंटेस्ट करके आते थे उसी पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में चले जाते थे। जहां पर उनको ज्यादा अपना हित सत्ता हुआ दिखता था वहां पर जाने का ट्रेंड नजर आने लगा था। तो ये तो पार्टी के साथ घात हो गया ना। जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनका इंडिविजुअल एजेंडा भले कुछ ना हो, पार्टी का एजेंडा होता है। पार्टी की जो एजेंडा है उसी एजेंडा पर वो कंटेस्ट करके और आते हैं लोकसभा में। तो जब पार्टी छोड़ेंगे तो पार्टी का एजेंडा छोड़ दिए, जब पार्टी का एजेंडा छोड़ दिए, पार्टी का सिंबल छोड़ दिए, तो आप कहां के रहे? कहीं के नहीं रहे। आपकी जो इंटीग्रिटी है वही डाउटफुल हो गई। तो इसलिए उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन एक्ट को लाना पड़ा। हॉर्स ट्रेडिंग को सोनसो पार्टी मिनिस्टर का चेयर दे रही है, सोनसो पार्टी सोनसो प्रलोभन दे रही है, इस पर चीजें बदल रही थी उस समय। द पॉलिटिकल क्राइसिस हर स्टेट में कभी ना कभी आगे पीछे समय समय पर पॉलिटिकल क्राइसिस ऐसे आए हैं और 10th शेड्यूल जो है वो चर्चा में रहा है। द एंटी डिफेक्शन लॉ पनिशेज इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए फॉर लिविंग वन पार्टी फॉर अनदर। सो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या करती है? वो एमपी एमएलए, वैसे एमपी एमएलए को पनिश करती है जो अपनी पार्टी छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में जंप करके अपनी किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए चले जाते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं उनको। आप हमारी पार्टी से कंटेस्ट होकर के लड़ जीत करके यहां पर आए थे, हमने हमारी पार्टी को आपने छोड़ दिया, तो आपका जीतना भी खत्म। आप जिस पार्टी में जाना चाहते हो हम जाएं, वो सीट वैकेंट हो जाएगा, वहां से कंटेस्ट करके आप आए। तो इस तरीके से पार्लियामेंट एडेड इट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज 10th शेड्यूल इन 1985. Its purpose was to bring stability to government by discouraging legislatures from changing parties. पार्टीज के दल बदलू स्थितियों के चलते डेमोक्रेसी जो है थी डमाडोल हो रही थी, करप्शन जो है बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसको रोकना आवश्यक हो गया था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा ऐसा किया गया। It sets the provisions for disqualification of elected members on the grounds of defection to another political party. So जब भी आप एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाएंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ आप पर लागू होंगे। It was a response to the toppling of multiple state governments by party hopping MLAs after the general election of 1967. 1967 के जनरल इलेक्शन के बाद से कई स्टेट में ऐसे सिचुएशन एराइज हो गए थे। उसको रोकने के लिए 1985 में
राजीव गांधी की सरकार एंटी डिफेक्शन एक्ट लेकर के आई थी 52nd अमेंडमेंट के द्वारा 10th शेड्यूल में। हाँ, क्या बिल्कुल ये बंद है? बिल्कुल बंद नहीं है। इट अलाउज अ ग्रुप ऑफ MP MLAs टू ज्वाइन मर्ज another political party without inviting the penalty of defection, and it does not penalize political parties for encouraging or accepting defection legislatures. So क्या हुआ? As per the 1985 Act, a defection by 1/3 of the elected members of the political party was considered as merger. 1985 में क्या हुआ? 1-2 अगर छोड़ेंगे तो पनिश किया जाएगा। 1/3 अगर पार्टी छोड़ करके जाते हैं तो पनिश नहीं कर सकते, वो मर्जर में चले जाएंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। ठीक है। 91st अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार लेकर के आई थी, उसमें क्या है? चेंज्ड दिस एंड नाउ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी मस्ट बी इन फेवर ऑफ ए मर्जर। जो 1/3 था प्रोविजन, उसको चेंज कर दिया गया, अब 2/3 कर दिया गया है। पहले 33% मेंबर्स अपनी पार्टी छोड़ करके किसी और पार्टी में जाके मर्ज हो सकते थे, उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता था, एग्जम्पशन था उनको। वो 2003 में चेंज कर दिया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और अभी के अनुसार ये है कि अगर 2/3 मेंबर्स छोड़ते हैं पार्टी, अब देखिए ऐसा है 100 मेंबर्स में से अगर 67 मेंबर्स कह लीजिए, अगर 67 मेंबर्स पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं तो फिर तो पार्टी रहने के काबिल है नहीं, धड़ाम से गिरेगी वो। तो इसलिए 2/3 मेंबर अगर छोड़ के जाते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज मर्जर। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार बनी है वो इसी तरीके से बनी है। 2/3 लोग वहां से निकल गए और निकल करके अपने आप की एक पार्टी बना ली, मर्ज हो गए, जो भी सिचुएशन रहा। सो इट इज नॉट हिट बाय एंटी डिफेक्शन लॉ। The members disqualified under the law can stand for election from any political party for a seat in the same house. जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है वो किसी भी पार्टी के तरफ से पुनः इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसा उनको इलेक्शन लड़ने से मना नहीं किया गया है। The decision on question to disqualification on the ground of defection are referred to the chairman or speaker of the such house which is subject to judicial review. So कौन MP MLA क्वालिफाइड है, कौन डिस्क्वालिफाइड है, इसका निर्णय उस सभा के अध्यक्ष, लोकसभा है तो स्पीकर, राज्यसभा है तो उसके चेयरमैन डिसाइड करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। तो जब लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करते हैं तो हाउस में जो कुछ भी होगा उसका सारा दारोमदार, उसके सारे डिसीजन जो होते हैं अध्यक्ष के द्वारा ही लिया जाता है। बट इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। पहले ऐसा होता था कि पार्लियामेंट के भीतर जो कुछ भी डिबेट होगा, जो कुछ भी डिस्कशन होगा, जो कुछ भी डिसीजन होंगे, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ वाले केसेस में इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। हाउएवर इट डज नॉट अलाउ, इट डज नॉट प्रोवाइड अ टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। डिफेक्शन वाले इश्यू जो है, इंडिविजुअल MP, इंडिविजुअल MLA एलिजिबल है कि क्वालिफाइड है कि डिसक्वालिफाइड है, ये डिसाइड करने का अधिकार जो है स्पीकर का है। लेकिन स्पीकर ये कब तक डिसाइड करेंगे ऐसा 10th शेड्यूल में मेंशन नहीं है, एक इसका फ्लॉ है। सो अब ये है कि व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर डिफेक्शन। डिफेक्शन के क्या क्या ग्राउंड होते हैं? पहला ये कि voluntarily give up. If an elected member voluntarily gives up his membership of a political party, if a elected member voluntarily gives up his membership of a political party, अगर अपनी पार्टी वो स्वयं ही छोड़ देते हैं तो लागू होगा। Violation of instructions, अगर पार्टी ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है
कि पार्लियामेंट में कुछ डिबेट हो रहा है, उसमें कुछ वोटिंग होने वाली, उस वोटिंग में हमारा स्टैंड ये है, इस स्टैंड पर ही सबको वोटिंग करना है। अगर आपने क्रॉस वोटिंग किया, ग्राउंड फॉर डिफेक्शन। और अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, होते हैं ना निर्दलीय उम्मीदवार, कोई अगर निर्दलीय उम्मीदवार किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, एंटी डिफेक्शन हो गया वो। और नॉमिनेटेड मेंबर्स, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, होता है ना राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। सचिन तेंदुलकर जी को नॉमिनेट किया गया था। तो अगर सचिन तेंदुलकर जी 6 मंथ के भीतर किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ठीक है, 6 मंथ के बाद वो किसी भी पार्टी में अगर शामिल होंगे तो इट विल बी हिट बाय एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट। सबवर्सन ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट्स, डिफेक्शन इज द सबवर्सन ऑफ, सो क्या है ये इलेक्टोरल मैंडेट जो है उसके अगेंस्ट में आप जा रहे हैं ना। जो एंटी डिफेक्शन एक्ट है वो इलेक्टोरल मैंडेट जो है, जो मतदाता ने जो मैंडेट दे करके आपको भेजा है उसके अगेंस्ट में आप जा रहे हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड सबवर्सन ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट। इट अफेक्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। होता है जी, 2-4 पार्टी से छोड़ करके चले गए तो अगर सरकार अल्पमत की है, गिर जाती है, धड़ाम से गिर जाती है। ऐसा सिचुएशन आया था, आया राम गया राम, आया राम गया राम का एक स्लोगन चलता था हमारे यहाँ पे। सो इसलिए इसको दूर करना आवश्यक हो गया था। प्रमोट हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है साहब? लालच का गोरख धंधा। Defection also promotes horse trading of legislatures which clearly go against the mandate of a democratic setup. So इसलिए एंटी डिफेक्शन बनाना पड़ा। आपका चैनल SGKG स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। 43rd क्वेश्चन, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज NHRC a constitutional body, statutory body, autonomous body और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका एक्ट भी है। यस, इसका एक्ट भी है। यूएनओ ने चार्टर पास किया था, उस चार्टर को फॉलो करने के लिए NHRC की स्थापना की गई थी। तो इसका एक्ट बना है। तो जब अगर एक्ट बना है तो इट इज सपोज टू बी स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या आंसर? सो NHRC इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज नॉट ऑटोनॉमस बॉडी, इट इज नॉट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। NHRC of India is an independent statutory body established on 12 October 1993। 12 अक्टूबर 1993 को NHRC को एस्टैब्लिश किया गया था एज पर द प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। याद कर लीजिए, ह्यूमन राइट एक्ट 1993 और उसके इनेबलिंग प्रोविजन के लिए 12 अक्टूबर 1993 को NHRC की स्थापना की गई। लेटर ऑन इट वाज अमेंडेड इन 2006 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। सो 93 में ह्यूमन राइट एक्ट 1993 पास हुआ था। उसमें प्रोविजन था कि ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की जाए। 12 अक्टूबर 1993 को ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कर दी गई। NHRC has celebrated its silver jubilee 25th year in 2018. Its headquarter is located in New Delhi. मैक्सिमम हेडक्वार्टर जो है डिपार्टमेंट्स के दिल्ली में ही है। इट इज अ वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। ह्यूमन राइट मतलब मानवाधिकार बोलते हैं। सो मानवाधिकार का ये एक वॉचडॉग के रूप में काम करता है। द राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटेड बाय
Indian Constitution or embedded in the international conventions and enforceable by courts in India. उनका ये watchdog है. It was established in conformity with the Paris Principles adopted for the promotion and protection of human rights in Paris and endorsed by the General Assembly of the United Nations on 20 December 1993. So क्या हुआ देखिए, पेरिस में पहला समझौता हुआ 1991 में. पेरिस में जब समझौता हुआ तो उसके बाद से बहुत से कंट्री जो हैं इसके लिए अपने अपने रूल बनाने लगे. पेरिस में 1991 में हुआ और उसके बाद ही दुनिया के बाकी सब देश अपने अपने देश में NHRC से रिलेटेड रूल एक्ट बनाने लगे. इंडिया जो है अक्टूबर 93 में बनाता है. क्यों? क्योंकि दिसंबर 93 में UNO में ये कन्वेंशन पास किया गया है. तो इसलिए ये ह्यूमन राइट कमीशन की सारी जो चीजें हैं वो 91 से ही शुरू होती है ऑन पेपर. ऑफ पेपर तो पहले से चलता आ रहा है. राइट. प्रश्न ये उठता है कि ह्यूमन राइट कमीशन तो बना दिए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये ह्यूमन राइट होते क्या है? ह्यूमन राइट क्या होते हैं? किसको कहते हैं ह्यूमन राइट? एज पर द UN definitions, human rights are inherent to human beings regardless of the race, sex, nationality, ethnicity, language, religion or any other status. ह्यूमन राइट जो है इनहेरेंट ह्यूमन राइट्स है. मानव को मानव बने रहने के लिए जो राइट की आवश्यकता होती है उसे ह्यूमन राइट कहते हैं. और वो किसी भी तरीके के रेस, सेक्स, नेशनलिटी, इथनिक, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस पर वेरी नहीं करते. हमें फ्रेश एयर चाहिए ब्रीदिंग के लिए, ये डिनाई कोई करेगा क्या? हमें भोजन, वस्त्र, आवास की आवश्यकता होती है, ये डिनाई करेगा कोई क्या? एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है ह्यूमन का, इसको कोई डिनाई करेगा क्या? सो इसलिए ह्यूमन राइट का मतलब ऑल इनहेरेंट इन ह्यूमन बीइंग्स. सो इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. बढ़ता जाएगा इसका स्कोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा. ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and many more to come. These are entitled to everyone without any discrimination. ये जो ह्यूमन राइट है ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन है. इट इज रिलेटेड टू एवरीवन. तब ह्यूमन राइट कमीशन 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित हो गया भारत में. हेडक्वार्टर इसकी दिल्ली में है. इसका कंपोजिशन क्या है? इसके कौन कौन मेंबर होते हैं? सो ह्यूमन राइट कमीशन इज ए मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ए चेयरपर्सन, 5 फुल टाइम मेंबर्स एंड 7 डिम्ड मेंबर्स. 5 full time members and 7 deemed members. A person who has been the Chief Justice of India or a judge of Supreme Court can become a chairman. हमें याद है KG बालाकृष्णन साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जब रिटायर हुए तो उसके बाद से वो NHRC के चेयरमैन बने थे. तो NHRC का चेयरमैन वही बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रहा होगा. चीफ जस्टिस होंगे या सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेज होंगे. आज 34 जजेज की प्रोविजन आज किया है. उनमें से जो भी जज होंगे रिटायर्ड हो जाएंगे, उनको NHRC का चेयरमैन बनाया जाता है. अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करेंगे. किसके कहने पर? 6 मेंबर कमेटी होगी हेडेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा. सो NHRC के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट महोदय, और वो उनको अपॉइंट करते हैं जो एक 6 मेंबर्स की एक कमेटी होती है हेडेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड यूनियन होम मिनिस्टर. इतने लोग उस कमेटी के मेंबर होते हैं. ये जिसको रिकमेंड करते हैं उन्हें NHRC का चेयरमैन बनाया जाता है.
टेन्योर क्या होता है? अब टेन्योर की बात ऐसा करें कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 65 पर रिटायर होंगे, तो निश्चित रूप से वो 60 अप टू 65 तो होगा नहीं, हाँ? सो द चेयरमैन एंड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years और until they attain the age of 70 years whichever is earlier। ध्यान कर लीजिए, NHRC में जो है 70 ईयर के एज का प्रोविजन है, 5 साल तो है ही, 70 ईयर के एज का प्रोविजन है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव चेयरमैन और एनी मेंबर फ्रॉम द ऑफिस अंडर सम सर्कमस्टेंसेस। सो रिमूवल का क्या है? कोई चार्ज लगेगा उनके ऊपर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, इनकैपेसिटी हो गई, या कुछ और भी ग्राउंड हो सकते हैं। हाँ, अपने मन से नहीं कर सकते, उसके लिए एक इंक्वायरी सेटअप की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी होगी और उस इंक्वायरी रिपोर्ट के अनुसार उनको रिमूव किया जा सकता है। कमीशन ऑल्सो हैज 5 स्पेशलाइज्ड डिविजन्स, 5 इसमें डिवीजन है। लॉ डिवीजन, इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, पॉलिसी एंड रिसर्च प्रोग्राम डिवीजन, ट्रेनिंग डिवीजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। 5 डिवीजन है आपके NHRC में, राइट? क्वेश्चन नंबर 44, which union ministry is responsible for administration of CAPF, Central Armed Forces Police? एक डिफेंस होता है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है। डिफेंस में क्या क्या होते हैं? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी डिफेंस में आते हैं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री में आते हैं। दूसरा CAPF होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये बिल्कुल भी डिफेंस के नहीं होते हैं, ये सेंट्रल आर्म फोर्सेस पुलिस फोर्सेस के नाम से जाने जाते हैं। UPSC CAPF का एग्जाम लेती है, अलग से लेती है। प्रश्न ये है कि वो इनमें से किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? एंड द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यस, दे कम अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आप देखें, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय है, और इसमें 7 प्रकार के CAPF आते हैं। CAPF के अंदर 7 वेराइटीज है। AR, BSF, CISF, CRFF, CRPF, ITBP, NSG, SSB, they come under सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। जी हाँ, अब प्रश्न ये उठता है कि ये इनका फुल फॉर्म क्या होता है? AR मीन्स असम राइफल्स, BSF मीन्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF एयरपोर्ट पे मिलते होंगे आपको, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF दंतेवाड़ा के जंगलों में छत्तीसगढ़ में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, नॉर्थ ईस्टर्न साइड के बॉर्डर को ये लुक आफ्टर करते हैं। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, VIPs की गार्डिंग करते हैं। एंड सशस्त्र सीमा बल, SSB, ये 7 प्रकार के जो फोर्सेस हैं वो CAPF के अंदर आते हैं। और CAPF किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती है। आपका दूसरा चैनल SEKG 2.2, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वोट ऑन अकाउंट इज रिलेटेड टू, वोट ऑन अकाउंट सुनने में मिलता है ना, नॉर्मली इलेक्शन ईयर में ये सुनने को मिलता है। वोट ऑन अकाउंट जो टर्म है वो नॉर्मली इलेक्शन ईयर में सुनने को मिलता है। इट इज रिलेटेड टू जनरल इलेक्शन, स्टेट बजट, इंटरिम बजट, लोकल बॉडी इलेक्शन। सो इसमें से जो नियर बाई आंसर हो सकता है, ये एग्जैक्ट आंसर इसमें कहीं नहीं है। वोट ऑन अकाउंट का एग्जैक्ट आंसर इसमें कहीं नहीं है, बट नियर बाई आंसर जो हो सकता है वो है इंटरिम बजट। Vote on account is somewhat related to interim budget. It's not
exact interim budget. Interim budget is something more. So ये interim budget नहीं है. Vote on account is somewhat related to interim budget. जनरल इलेक्शन बिल्कुल नहीं है, स्टेट बजट से कोई लेना देना नहीं है, लोकल बॉडी इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए ये इंटरिम बजट से ही रिलेटेड है. देखिए क्या होता है. वोट ऑन अकाउंट इज लिटरली मीन्स अ वोट ऑन द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट. यूजुअली द एनुअल बजट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंड ऑफ फरवरी. ठीक है जी. यूजुअली क्या होता है, एनुअल बजट जो होता है जनवरी में नहीं फरवरी में हो रहा है. आफ्टर विच इट इज डिस्कस्ड, उसको फिर से डिस्कशन किया जाता है, वो स्क्रूटनी के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है, और फाइनली इट इज पास्ड इन मिड मई तक आते आते ये पास होता है. ये प्रोसेस है, इसमें 2-3 महीना टाइम लगता है. अगर इसी बीच में कहीं इलेक्शन आ गया तो पिछले साल का जो बजट पास हुआ था दैट इज वैलिड अप टू 31 मार्च ओनली. 1 अप्रैल से अगर आपको 1 रुपया भी गवर्नमेंट के अकाउंट से खर्चा करना है तो आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी. एग्जाम्पल ये है कि अप्रैल में, चाहे मई में, चाहे जून में, चाहे जुलाई में इलेक्शन आ गया मई में, मान लीजिए, तो अप्रैल में 2 महीना तो गवर्नमेंट को चलाना है ना, लोगों को सैलरी देनी है, वेलफेयर स्कीम को कंटिन्यू रखना है, कई प्रकार के गवर्नमेंट स्कीम है उसको चलाते रहना है, गवर्नमेंट ऑफिसेस को चलाते रहना है ना. पैसे कैसे निकलेंगे पार्लियामेंट से? खजाने से पैसे कैसे निकलेंगे? खजाने से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है. पार्टिकुलरली इलेक्शन ईयर में, बाकी समय में तो जनरल बजट पास किया जाता है. इलेक्शन ईयर में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की जरूरत पड़ती है, और उस समय आपको वोट ऑन अकाउंट करा करके पार्लियामेंट से उस पार्टिकुलर पीरियड के लिए बजट पास कराना पड़ता है. अदरवाइज 1 पैसा नहीं निकाल सकते आप. 1 अप्रैल से 1 रुपये नहीं निकाल सकते. सरकार चलना क्या है, वहीं के वहीं ध्वस्त हो जाएगी, सारा सिस्टम चरमरा जाएगा, क्योंकि फुल बजट आप पास नहीं कर सकते. इलेक्शन ईयर है, कोई उसका फायदा नहीं होगा. इसलिए वोट ऑन अकाउंट लिया जाता है. जो अकाउंट है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, उस पर वोट लिया जाता है किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए. ठीक है. ड्यूरिंग इलेक्शन एंड टिल ए न्यू गवर्नमेंट टेक्स ओवर द केयर टेकर गवर्नमेंट. जब इलेक्शन का टाइम होता है तो गवर्नमेंट के पावर बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, तो उस समय उस गवर्नमेंट को केयर टेकर गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है. The caretaker government needs funds for various routine items of expenditure such as staff salaries, without which there would be a financial crisis. According to the constitution, the government cannot spend any money without parliamentary approval. Hence, vote on account is taken whereby a government gets parliamentary approval to run the government for a few months using funds drawn from the consolidated fund of India. जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी फंड हमें निकालना है उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है. इलेक्शन के टाइम में उतना समय नहीं रहता है. 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए सरकार चलानी होती है, जो रूटीन जॉब है उनको चलाने होते हैं, और इसके लिए जो सरकार है वोट ऑन अकाउंट पास कराती है पार्लियामेंट से. एक लमसम अमाउंट पास कराती है, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो सकती है वो उतनी पास कराती है, और जो सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो उस खर्चे से सरकार को चलाती है. राइट. ये देखें आप, इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में क्या डिफरेंस है ये हम जानते हैं. When the election are approaching, it is impracticable to present a full budget, so the government represents an interim budget which is like a budget for a transition period, few months remaining in power. कई बार ऐसा होता है कि सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होगा, तो 6 महीना तो टाइम है ना, उसके लिए इंटरिम बजट पास करेंगे. वोट ऑन अकाउंट, द वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड थ्रू द इंटरिम बजट. वोट ऑन अकाउंट इज ए स्पेशल प्रोविजन बाय विच गवर्नमेंट obtains parliamentary approval for funds sufficient to incur expenditure for a part of the year.
till the formation of new government, right? Interim budget deals with both receipts and expenditure. इंटरिम बजट जो होता है उसमें रिसीट एंड एक्सपेंडिचर दोनों का खाका नाका होगा. ए वोट ऑन अकाउंट कंटेन्स ओनली एक्सपेंडिचर, ये डिफरेंस है. जब इंटरिम बजट पास करेंगे तो उसमें रिसिप्ट भी होगा, रेवेन्यू जनरेशन के रास्ते भी होंगे. वोट ऑन अकाउंट में रेवेन्यू जनरेशन में नो चेंज. इंटरिम बजट इज पास्ड आफ्टर डिस्कशन इन लोकसभा. इंटरिम बजट जब भी पास होगा लोकसभा में डिस्कशन के बाद पास होगा. वोट ऑन अकाउंट इज ट्रीटेड एज ए फॉर्मल मैटर एंड पास्ड बाय लोकसभा विदाउट डिस्कशन. लोकसभा में बिना किसी डिस्कशन के वोट ऑन अकाउंट पास कर दिया जाता है. ये बिग डिफरेंस है. द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गवर्नमेंट द पावर टू मेक चेंजेस इन द टैक्स रिजाइम इन द इंटरिम बजट. इंटरिम बजट में टैक्स स्लैब चेंज कर सकते हैं, टैक्स रिजाइम बदल सकते हैं. इट इज नॉट सो विद द वोट ऑफ अकाउंट, राइट? तो इस तरीके से इस सेशन में हमने मुख्य रूप से क्या क्या देखा. जीरो आवर के बारे में हमने जाना कि जीरो आवर क्या होता है. नॉर्मली 12 बजे के बाद 30 मिनट का जो टाइम दिया जाता है अर्जेंट पब्लिक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, उसके लिए हम जीरो आवर की व्यवस्था पार्लियामेंट में किए हैं, राइट? इट्स इंडियन इनोवेशन. इसके बाद से हमने देखा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में. 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 में राजीव गांधी की सरकार एंटी डिफेक्शन एक्ट लेकर के आई थी. 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसमें चेंजेज उन्होंने किया, राइट? एनएचआरसी के बारे में हमने जाना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था. एनएचआरसी का एक्ट है नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट 1993, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एनएचआरसी की स्थापना की गई. जनरली एनएचआरसी के जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं. हाँ, इसमें रिटायरमेंट की जो टाइम फिक्स की गई वो 65 ईयर नहीं है, 70 ईयर है. उसके बाद से हमने सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में चर्चा की है. इसमें हमने देखा इसमें 7 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें असम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सीमा सशस्त्र सीमा बल 7 इसमें शामिल है. और ये सीएपीएफ जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं. और लास्ट में हमने वोट ऑन अकाउंट के बारे में पढ़ा. और वोट ऑन अकाउंट इज पार्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ इंटरिम बजट कह सकते हैं, बट इंटरिम बजट और वोट अकाउंट में थोड़ा बहुत फर्क होता है. इस तरीके से हमने इस सेशन में भी मुख्यतः कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को टच किए. उसके साथ उसके जितने भी चैप्टर थे उस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो भी वो टॉपिक थे उस टॉपिक पर विस्तार से हमने चर्चा की. उम्मीद है ये क्लास आपके लिए लाभदायक होगी और आपको सफल बनाने में सहायक होगी. मिलते हैं अगले क्लास में. तब तक के लिए नमस्कार.